हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल भाई। फिर से आ चुके हो एक नई अमेजिंग से विराट भैया की क्लास में भाई। ठीक है ना। तो आज हम लोग भाई जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट भाई, जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर है। अब मैं ऐसे नहीं बता रहा भाई बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई, जब आप पढ़ोगे ना मेरे साथ तो आपको भाई सब एक्सपीरियंस करा दूंगा भाई कितना अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है ना। तो स्टार्ट करा जाए क्लास को। जल्दी जल्दी बताओ भाई, मैं तुम लोग का वेट कर रहा हूँ। कमेंट कर दो जल्दी से, स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। तुम लोग नहीं करोगे, नहीं कर लोगे तो नहीं स्टार्ट करूंगा। और तुम लोग नहीं भी करोगे तब भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड। भाई आज होल चैप्टर हम लोग निपटा देंगे। भाई देखो, मैं हर सब्जेक्ट के लिए नई नई कलर की वो पूरा चैप्टर वाइज लाता हूँ। जैसे मैं कलर की स्लाइड्स लाता हूँ। जैसे मैं ब्लू लाया था आपके लिए सिविक्स के लिए, ग्रीन लाया था मैं आपके लिए उसके लिए लाया था। ग्रीन लाया था मैं सिविक्स के लिए। और अब ये ग्रे सिलेटी कलर जो बोलना है बोलो। ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन में ला रहा हूँ आप लोग के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए। ओके। तो भाई मैं देख रहा था इस पर येलो येलो कलर अच्छा चल रहा है। हाँ तो ये बढ़िया है, येलो से अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वॉट आर रिसोर्सेस, सबसे पहला टॉपिक आ गया। ठीक है ना। वॉट आर द रिसोर्सेस, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमंस नीड्स एंड इट्स इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फियरसेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो भाई अब से मतलब समझ रहे हो क्या है। टाइप, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो भाई इसको जो आप पढ़े हो भाई, ये है डिफिनेशन जो कि आपको लिखने को आएगी एग्जाम में। अगर आएगी तो 3 नंबर या फिर 2 नंबर वेरी शॉर्ट में, या तो शॉर्ट में आएगी। ठीक है ना। और ये इतनी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन नहीं है। इसको आप सीधे बोल सकते हो, एनी एनीथिंग कैन डेट इज सेटिस्फाई आवर नीड्स इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। सीधे बोलो भाई, ये थोड़ी बड़ी डिफिनेशन मैंने लिख के आया तो 2 या फिर 3 नंबर में ज़्यादा नंबर मिल जाए। भाई आपको पहले से शुरू करता हूँ, एक कहानी सुनाई जाए जिससे आप पूरे चैप्टर समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं। भाई रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करें। जैसे भाई मेरे, आप सबके रिसोर्स अभी क्या हैं, अभी आपके रिसोर्स है मोबाइल या फिर टीवी। उससे आप पढ़ते हैं, तब आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, और सब किसी टीचर की क्लास अटेंड करते हैं, वो आपके समय के रिसोर्स है। और मेरी रिसोर्स क्या है, मेरा लैपटॉप, जिससे मैं आप सबके लिए क्लास रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज रहा हूँ। और मेरे रिसोर्सेज अभी जैसे हैं वाटर, फूड, ये सब भाई था नेचुरल रिसोर्स हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्स, लैपटॉप ही ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ओके। तो भाई यही था, छोटी सी कहानी थी, ज़्यादा बड़ी अब नहीं सुनाता हूँ भाई, पहले बड़ी बड़ी सुनाता था, अब छोटी छोटी सी कहानी है। इंटरडिपेंडेंट, डिपेंडमेंट रिलेशन। भाई ये रिलेशन को बताया जाता है जैसे नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन इंट्रैक्शन। ह्यूमन यूज टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्स, इंस्टीट्यूशन हेल्प ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स। तो भाई देखो इसको, ये 1 2 3, ठीक है ना, इसको मैं लिखने का ऑप्शन मेरे पास होता तो भाई क्या बात होती। क्योंकि भाई मुझे लिखने में दिक्कत बड़ी होती है, इसलिए मैं, चलो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड। ओके। तो भाई ये 3 पॉइंट है, आपको मैं इसको समझाने की मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब पूछो क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई ये टॉपिक सीधे सीधे पेपर में आता है, और इस फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे देखो, एक ट्रायंगल बनाओ, फर्स्ट लिखो, इधर सेकंड लिखोगे, इधर, ओह गलत हो गया, इधर थर्ड। अब काहे इसको करा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये इसको आपको एक्सप्लेन करने को आएगा एक पेपर में, तो आपको ऐसे एक डब्बा बनाना है, इसके बीच में लिखना है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है कि हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट होती है। इंटरडिपेंडेंट, जैसे मुझे, जैसे खाने के लिए मुझे खाने पर डिपेंडेंट हूँ, और खाने के लिए, खाना बनाने के लिए मैं अपनी मम्मी पर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे होता है भाई ये रिलेशनशिप। और यही सेम लॉ फॉलो करती है नेचर भी। नेचर पहले देखो, सीड से डिपेंडेंट होते हैं, वो सीड्स नहीं होगी तो फ्लोर नहीं बनेगा, या फिर कोई भी से वो फल नहीं, वो पेड़ नहीं उगेंगे बिना सीड्स के। तो ये भाई ये डिपेंडेंट होते हैं। ओके, समझ रहे हो। अब रिसोर्स को क्लासिफिकेशन, जो कि आता है भाई अच्छे खासे नंबर में आता है। तो ये हैं चारों टाइप के रिसोर्स आपके लिए। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो पहले मेरा स्टार ले गया भाई, स्टार। चलो तो
भाई ये चारों आएंगे आपके पेपर में, ये एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। तो पहले देखो बाई ओरिजिन, ओरिजिन के थ्रू क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। और बाई एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बाई ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। बाय डेवलपमेंट स्टेज, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व, ये चारों हैं। अब इन चारों को आपको डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा आपको एक वन शॉट देखना पड़ेगा, 2.5 से 3 4 घंटे की क्लास होती है, उससे पढ़वाएंगे, या तो आप एनसीईआरटी से। बट आप आए हैं रैपिड रिवीजन क्लास में, तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ इसके इसके क्या काम है, मैं आगे चलते देखा जाएगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स नीड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर यूज, ठीक है ना। इंडिविजुअल प्लानिंग, एक्सट्रैक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। डेवलपमेंट रिसोर्स की क्यों जरूरत हम लोग पढ़ रही है इस समय, ये इसके अंदर ये बताया जा रहा है। तो देखो इस समय की जरूरत इसलिए पड़ रही है हम लोग को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंडिया की बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इतना भी रिसोर्स नहीं है कि आप हर आदमी को सेटिस्फाई कर सको इस समय पे। पहले के समय में तो इतना रिसोर्स था कि एक आदमी को 10 गुना भी दोगे तब भी वो सेटिस्फाई हो जाता था। अब पर लेकिन समझ रहे हो, अब इतना भी नहीं है कि उसको 1% भी रिसोर्स उसको अच्छे से नहीं मिलने के कागार पे, और फ्यूचर में मिलने भी नहीं पाएगा अच्छे से, समझ रहे हो। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पे कुछ रिसोर्स है तो कुछ दूसरे कंट्री में दूसरे रिसोर्स हैं, और फिर उसका जैसे सौदा होता है, भाई मैं ये तुमको दूंगा, इतने पैसे दूंगा तो मुझे वो दोगे इस कंट्री में। और ओवर यूज सबसे ज़्यादा भाई, पेट्रोल और वाटर, समझ रहे हो। वाटर 3% है हम लोग के पीने के लिए, बट उससे हम लोग अपनी गाड़ी धोते हैं, वो घर धोते हैं, लान धोएंगे, ये सब करेंगे, वही वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पीने वाला पानी। बट सॉल्ट वाटर 97% है, उसको हम लोग वेस्ट नहीं करते, क्योंकि भाई हमको मिल ही नहीं पाता है भाई। जो अर्थ वाटर है हम लोग उसको यूज करते हैं, लैंड वाटर को, ओके। तो भाई इसलिए हमको इसके प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग होती है, वो उसकी जरूरत पड़ेगी, रिसोर्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कैसे मैनेज करा जाए इसको। तो भाई इसके लिए बहुत सारी टीमें बनती हैं इसको रिसोर्स मैनेज करने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हालचाल इसका। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस पे तुम भाई सूरज लगा लो, समझ रहे हो। 1 2 3 4 5, चलो 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 सूरज क्वेश्चन है, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जो विदाउट, जैसे हमको डेवलपमेंट करनी है, बट हमको कोई भी नेचर को डैमेज नहीं करना है, ठीक है। डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग आवर फ्यूचर जनरेशन, और इसको सीधा डिफिनेशन है, ठीक है ना। डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई हार्म नहीं करना है हमको, और डेवलपमेंट हमको करते रहना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड अवेयरनेस, और ये एक टाइप का कंजर्वेशन प्लान है, ठीक है ना। तो इसके अंदर रिसाइकलिंग हो जाती है, रीयूजिंग होती है और अवेयरनेस फैलती है, ठीक है ना। एजेंडा 21 भाई सीबीएसई का सबसे फेवरेट सवाल और एनसीईआरटी वालों का सबसे फेवरेट सवाल है, इससे आता है ये भाई। एजेंडा चलो अब समझ में आता है, एजेंडा एक एम टाइप का होता है, एजेंडा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और ये 21 क्यों लगाया गया भाई, आप सब सोच रहे होगे ना। तो 21 इसलिए है क्योंकि ये जो एम बनाए थे, एजेंडा इसको बनाए थे, इनका मानना था कि ये 21st सेंचुरी तक इसको पूरे तरीके से अपने काबू में ला देंगे पूरी अर्थ को, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21। और एजेंडा 21 के अंदर क्या हुआ, ये रियो अर्थ समिट हुई थी, ठीक है ना, 1992 में। ये देखो लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसका एम क्या था, अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोकस क्या था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्वालिटी, पॉवर्टी रिड्यूसिंग। भाई इसका मेन काम ये था, इसका एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करा जाए पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है ना। और प्रमोट हो भी चुका है बहुत जगह पे। और ठीक है ना, ये 1992 में आया था, ठीक है ना, 1992 में हुआ था। इनका प्लान था कि 8 साल में ये पूरे वर्ल्ड में इसको फैला दें, और ये हुआ भी है अभी के समय पे, ठीक है ना। चलो फिर अगली क्लास, रिसोर्स प्लानिंग वाई। भाई रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड मिसयूज एंड ओवर एक्सप्लोटेशन, इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो रिसोर्स प्लानिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को है आप सबके लिए क्वेश्चन। तो चलो लिख देता हूँ इसको, जो कि मैं ये लिखने में बहुत तकलीफ होती है। चलो
देखो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत है? रिसोर्स प्लानिंग हमको इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको हमको अपनी फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए भी हमको रिसोर्स को यूटिलाइज सही से करना है। अभी हम इतना नहीं कर देना है कि इतना हम लोग रिसोर्स खत्म कर दिए कि भाई हमारे बेटे पोते, ठीक है ना, वो सब आ रहे हैं तो उनके लिए रिसोर्स ही नहीं बचा है इस अर्थ पे। ऐसे हम लोग इसको बचाने के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन से और मिसयूज होने से हमको रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, देखो इसके मेन प्रिंसिपल तीन है और मेथड इतने हैं, तो मैं टोटल आपको आप सब क्लियर करते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस करो, कम यूज करो, रीयूज करो, मतलब जो यूज करो उसको फिर से रिसाइकल करके फिर यूज करो। और रिसाइकल तो भाई लिखा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। आर 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 मेन मोटिव, ठीक है ना, ट्रिपल आर लो, आर थ्री, आर थ्री, ठीक है ना, इसका नाम आर थ्री है भाई आज से आपके लोग के लिए। जैसे पेपर में आपको याद नहीं आता प्रिंसिपल क्या होता है रिसोर्स कंजर्वेशन का, तो आर थ्री याद करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सीधी बात, नो बकवास। मेथड, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। कंट्रोल में यूज करो, मतलब एक सही मात्रा में यूज करना चाहिए। और मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉप करो, ठीक है ना। तो मिक्स क्रॉपिंग में भाई तो आगे समझाऊंगा। चलो आ गया भाई। ये चैप्टर वैसे तीन पार्ट में डिवाइड था, ये दूसरा का पार्ट स्टार्ट हो गया है। लैंड यूटिलाइजेशन, ये देखो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, अदर बैरन लैंड एंड फॉलो लैंड, मतलब एग्रीकल्चर खेती, फॉरेस्ट्री मतलब जहाँ के वो जंगल अंगल, ग्रेजिंग मतलब जो चारा चरते हैं, जैसे समझ रहे हो, आपके पास मान चलो गाँव वाँव वाले समझ सकते हैं, गाय बकरी होती है, भैंस ऐसे होती है, ठीक है ना। तो वो उनको टहलाने ले जाते हैं, तो वो लोग जैसे खाली मतलब खूब बड़ा एरिया है वहाँ की पूरी घास खा डालती हैं। तो उससे क्या होता है, जितने सॉइल होती है उसकी ताकत चली जाती है, इसीलिए होता है। और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस मतलब जैसे लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, उस पर बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई हैं। और इसका अदर यूजेस क्या है? बैरन लैंड और फॉलो लैंड। चलो इसको आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले सुन, इस आपको पता चलना चाहिए नेट सोन एरिया, इसको याद रखना भाई। 5 नंबर क्वेश्चन इससे फिक्स है। 5 मार्क, लो भाई लो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, भूलना मत, नहीं तो आपका बहुत दिक्कत होने वाली है। नेट सोन एरिया 5 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, तो मैं 5 लिख दिया हूँ। और इसमें अपने पॉइंट आपको खुद मैं हिंदी में समझा देता हूँ, आपको इंग्लिश में लिख लेना। टोटल लैंड कल्टिवेटेड ईयर, मतलब एक साल में कितनी बार लैंड को कल्टीवेट किया जा रहा है। इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, इंक्रीजिंग स्लो बट वेरियस रीजन। भाई इसका मेन यूज़ क्या होता है, इसे साल में ऐसे हम लोग अपनी क्रॉप शायद 3 बार फॉर्म करते हैं हम लोग। 3 टाइप के सीजन होते हैं ना, 3 टाइप में। एक बार रबी क्रॉप फॉर्म करते हैं, और खरीफ करते हैं, और एक बार जैद करते हैं। 3 बार का होता है, तो वो नेट सोन एरिया के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। ग्रॉस क्रॉप एरिया, टोटल कल्टीवेशन वंस और मोर इन अ ईयर, इंक्लूड मल्टीपल क्रॉपिंग साइकिल, GCA NCA ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बताया ना, एक साल के बाद, एक साल में कितनी बार हुआ, एक बार हुआ कि 3 बार हुआ, ग्रॉस क्रॉप के अंदर आता है। ये उसका मतलब समझ लो अपग्रेड वर्जन है, ठीक है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हो जाता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड में क्यों खराब होती जा रही है, मैंने अभी समझा दिया था आपको। डिक्लाइन इन लैंड प्रोडक्टिविटी, ये है मेन रीजन भाई साहब, ये है मेन रीजन, समझ रहे हो। चलो छोटा सा करो ये, और इसका कॉज क्या है, ये है, ठीक है ना। चलो फिर से उस पर आ दो और इसको बड़ा कर दो। तो देखो, लैंड डिग्रेडेशन मेन होता है, जैसे फार्मर्स होते हैं और ऐसे जो गाय गाय के मालिक होते हैं, वो उस पर क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं, या तो ज़्यादा उस पर खेती हो जाती है, ठीक है ना, जैसे नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में हो रही है। ओवर माइनिंग हो जाती है, मतलब माइनिंग ज़्यादा हो रही है, तो कारण लैंड खत्म होती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काट रहे हैं, जब पेड़ काटते हैं तो उनके जो वो होते हैं रूट्स, होते हैं रूट्स बहुत तगड़ी तरीके से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और मिट्टी अगर उसको छूट जाती है तो फिर हवा चलने से, बारिश होने से वो मिट्टी पूरी बह जाती है उस एरिया की, तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कुछ कुछ लैंडों पे जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वहाँ पे अगली बार खेती वेती करने के लिए लैंड पूरी खराब हो जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया,
फैक्टर अफेक्टिंग रिलीफ क्लाइमेट पॉपुलेशन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। कैटेगरी फॉरेस्ट एंड सी ए बैरन लैंड एंड पॉस्चर्स फॉलो लैंड, ठीक है ना। ये पैटर्न्स हैं। जैसे दो टाइप के होते हैं, पहले तो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके लिए। रिलीफ होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक होना चाहिए। मतलब जब आपको बोर है जहाँ खेत, तो वहाँ पे रिलीफ होना चाहिए। क्लाइमेट सही होगा तभी आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो भाई ज़्यादा बार खेती करनी पड़ेगी आपको। और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन मतलब पैसे से आप सही होने चाहिए। और कैटेगरी यही सब होती है, फॉरेस्ट एंड सी ए बैरन लैंड पॉस्टुलेट लैंड फॉलो लैंड, ठीक है ना, यही सब है। ओके। अब आप लैंड कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन है भाई, ये भी आपको 5 मार्क में आएगा। 5 लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना, ठीक है ना, 5 मार्क का है ये। ऑब्लिक 3 भी कर देता हूँ, लो, ठीक है ना। ये दोनों में आ सकता है कभी भी, कोई भाई कोई भी चांसेस है नहीं। और ये तो एक नंबर एमसीक्यू में भी आता है, बट एमसीक्यू मैंने डाला क्योंकि भाई जब पढ़ के डीप में पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिक वो 1 नंबर में आएगा, तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो इसके मेजर्स क्या हैं। एफॉरेस्टेशन, जैसे पेड़ लगाना। कंट्रोल ओवर गेजिंग, मतलब जो चारा चरवा रहे हो वहाँ रोज एक दिन मार्क जाके से, जैसे आप रोज एक ही जगह ना ले जाओ, आज इधर ले गए तो कल दूसरी जगह ले जाओ, ऐसे चारा तो चरेंगे ही, बट उसको जैसे डिवाइड कर दो कि आज इस दिन मैं इस तरफ ले गया हूँ तो अगले दिन उस तरफ ले जाऊंगा, जैसे ईस्ट गया हूँ तो वेस्ट अगले दिन, एक तरफ एक दिन नॉर्थ, जैसे अगले दिन वहाँ पे खेती मतलब थोड़ा सा घास बढ़ेंगे तो अगले दिन जाके वहाँ चढ़ सकें, ऐसे ना हो कि एक यहाँ चढ़ते चढ़ते पूरी घास खत्म हो गई वहाँ की। और टेरेस फार्मिंग, मतलब जैसे टेरेस होता है ना, स्टेप वाइज फार्मिंग होती है, स्टेप, ऐसे सीढ़ी देखो 1 2 3 4 ऐसे सीढ़ी हैं, तो उस लेवल टाइप से टेरेस फार्मिंग होती है। और ये देखो, ये सिल्ट बेल्ट लैंड रिक्लेमेशन, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। सॉइल एज अ रिसोर्स, ये तीसरा भाई टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों है। विचुअल नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग लाइफ, सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ, रेगुलेट वाटर एंड साइकिल्स न्यूट्रिशन। ये भाई सबसे सपोर्टिव है ह्यूमन लाइफ्स के लिए। अगर सॉइल ना होगी तो भाई वहाँ पे आप यूज़ कैसे करोगे, खाना पीना कैसे उगाओगे, कि फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, फूड सप्लीमेंट, जो कि आगे फ्यूचर में आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। भाई जैसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं ना सॉइल को, कुछ दिन बाद सॉइल भी खराब हो रही है बहुत ज़्यादा तरीके से। और प्लांट्स को भाई सपोर्ट हो जाए, देखो प्लांट्स ग्रोथ कैसे होती है, जब सॉइल रहती है तभी ग्रोथ होती है। पानी कैसे, पानी के नीचे क्या है भाई, सॉइल के अंदर से ही पानी आ रहा है। और साइकिल न्यूट्रिशन मतलब जो पर जितने जैसे क्या समझाऊं भाई आप लोगों को, जैसे गाय मर गई, ठीक है ना, गाय भैंस मरते हैं, तो उनके सब पूरी बॉडी उसी में वो चली जाती है अंदर, पूरे सॉइल के अंदर दब जाती है, फिर वहाँ फॉसल बनता है, फिर वहाँ से कोल ओल ये सब भाई टाइप का न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन उसी के अंदर से भी निकलता है, आयरन आयरन भी उसी में जाके उसी अंदर से, जब आप फिर आप जब वहाँ ग्रो करो कोई चीज़, तो उसके अंदर वो सब चीज़ें अर्क आ जाता है, समझ रहे हो। फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये देखो ये आपके पास टोटल 5 फैक्टर हैं जिसको आपको पढ़ा लिखे जाना चाहिए। मेरा मानना मानना, मुझे मेरा काम है आपको दिखाना, आपका काम है मेरी बात को मानना। इसको पहले मुझे सही करने दो, आजा यूट्यूब बस। देखो पेरेंट मटेरियल, फिर रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, ऑर्गेनिज्म, ये 5 चीज़ें हैं। पहले देखो पेरेंट मटेरियल मतलब टेक्सचर और मिनरल्स, फिर रिलीफ मतलब रिलीफ में आ जाता है अफेक्टिंग ड्रेनेज एंड इरोजन। क्लाइमेट अच्छा कंडीशन रहेगा, जल्दी क्लब बनेगी। टाइम लॉन्गर टाइम लगता है मोर मैच्योर सॉइल बनने में। ऑर्गेनिज्म मतलब जो वैसे बता रहे डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर ह्यूमन फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन, यही सब होता है, ठीक है ना, फैक्टर्स यही सब है आपके लिए। सॉइल क्लासिफिकेशन, तो ये देखो, वैसे तो भाई 6 टाइप की हैं सॉइल। पहले देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप सबके लिए ना। 6, 6 टाइप्स, ओके ब्रो। 6 टाइप की होती हैं क्रॉप्स हैं, याद रखना काम आएगा। पहली होती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, इसी के ऊपर सब वीट और राइस की खेती होती है, और ये आपका नॉर्दर्न प्लेन में फाउंड होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, इसको
रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर होती है, इसके अंदर कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा फाउंड होता है, और कॉटन इसके अंदर सबसे बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। और ये फाउंड कहाँ होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में। और मोस्ट रिटेंसिव सॉइल होती है, ठीक है ना, रेड एंड येलो, फाउंड उड़ीसा में होगी, छत्तीसगढ़ का पार्ट है, छत्तीसगढ़ में कुछ पार्ट इसका पाया जाएगा, और पार्ट साउथ में पाया जाएगा, साउथ अफ्रीका गलती से बोल दिया भाई, साउथ में ही पाया जाता है, इंडिया में ही, ठीक है ना। और ये लो न्यूट्रिशन होता है, और नीड फर्टिलाइजर, इसको मतलब फर्टिलाइजर की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई लो न्यूट्रिशन है, तो भाई जब कोई चीज़ ग्रो करना है तो फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना भाई, लोग समझ गए। ये देखो, लेंट्राइट सॉइल, formed in high temperature and rainfall, used for tea coffee and cashew nut, cashew nut मतलब काजू का, कॉफ़ी और टी तो पता ही सबको है, ठीक है ना। और लेंट्राइट सॉइल ही होती है जिसको समझ रहे हो, ईटे टाइप की होती है, और ये लेंट्राइट एक लैटिन वर्ड है, उससे बना हुआ है, ठीक है ना। और लैटिन वर्ड में लेंट्राइट मतलब पत्थर से बनी हुई सॉइल, लाल पत्थर से बनी होती है, ठीक है ना। एरिड सॉइल डेजर्ट में पाई जाती है, और सैंडी होती है, और ह्यूमस सेक लाइन होती है, ठीक है ना। ये मतलब इसके अंदर मतलब मॉइस्चर कमी होती है, इसके लिए इसको पानी जितना डालोगे भाई सोख लेता है पूरे तरीके से। और फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल में बहुत डिस्कशन है, फॉरेस्ट सॉइल के होते हैं, माउंटेन सॉइल के होते हैं। तो भाई आपको इसको डिस्कशन खत्म करने के लिए, ये दोनों सॉइल एक टाइप की होती है, ये हिमालय फाउंड होती है, और वेरियस विद एल्टीट्यूड होती है, गुड फॉर टी कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। यहाँ पे टी कॉफ़ी, बट यहाँ पे मसाले अच्छे खासे उग जाते हैं इस सॉइल पे, ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन जानते हो, सॉइल कैसे ख़राब हो रही है। removal of top fertile soil by natural forces, decrease in fertility and crop productive। सॉइल इरोजन कैसे होता है, उसके जो टॉप लेयर होती है, टॉप सॉइल वो हट जा रही है, ग्रीन वाली हटती जा रही है, तो कारण इसके कारण उसका फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो गई है, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी अब डिक्रीज होती गई है सॉइल की, ठीक है। कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, वही से भाई जो लैंड डिग्रेडेशन के होते हैं, वही इसके इरोजन के होते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, बैड फार्मिंग प्रैक्टिस। बैड फार्मिंग प्रैक्टिस मतलब होता है एक ही जगह बार बार बोते रहोगे भाई, किसान को बस चाहिए बोता रहता है, उसको ये नहीं पता कि वहाँ की सॉइल खराब हो जाती है यारी। और विंड इरोजन के कारण एरिड सॉइल्स खराब हो जाती हैं, जैसे जो रेतीली सॉइल होती हैं, एरिड सॉइल क्योंकि वहाँ पाई जाती है ना, डेजर्ट में रेतीली सॉइल होती हैं, और वो उड़ जाती हैं, वो बहुत पतली होती हैं। और वाटर इरोजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मतलब जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ खूब बारिश होती है, वहाँ की सॉइल खराब हो जाती है ओवर रेनफॉल के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण, ठीक है ना। अब देखो, चार टाइप के होते हैं, इसको भी लिखना चाहिए मेरे को आपके लोग के लिए। 4 टाइप्स, ओके, 4 टाइप्स के होते हैं, ये रहा, लिख दिया है मैंने। देखो, सीट इरोजन, थिन लेयर रिमूव होगी। रिल इरोजन, स्मॉल चैनल फॉर्म्ड हो जाएगा। गली इरोजन, डीप कट एंड बैड लैंड्स। विंड इरोजन, सॉइल ब्रोन अवे एंड ड्राई रीजन। मतलब समझो, सीट इरोजन क्या होगा, जो एकदम पतली सी लेयर ऊपर की हट जाएगी। और रिल इरोजन मतलब वहाँ पे मतलब एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा छोटा सा, वहाँ की सॉइल हट जाएंगे। गली इरोजन मतलब डीप कट, मतलब बहुत अंदर तक वहाँ की पूरी मिट्टी कट के अलग हो जाएगी। ऐसे पानी कारण हो जाता है, ऐसे पानी आता नहीं है तो वो मिट्टी बहती चली जाती है वैसे। और विंड इरोजन, और ये जैसे देखो जो उड़ के चली जाती है विंड के कारण, ठीक है ना। यही सब था भाई, यही था आज का लेक्चर। होमवर्क में आपको रिवाइज होल चैप्टर करना है, इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं ला पाया हूँ, मैं ट्राई करूँगा एक क्वेश्चन का सेशन लेते हूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेरे को जियोग्राफी एंड करने के बाद हिस्ट्री के पहले मेरे को एक सेशन लाना पड़ेगा, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो चारों सब्जेक्ट के पार्ट के क्वेश्चन होंगे, तो अगले भाई लेक्चर बात करते मिलते हैं। क्वेश्चन इसके मेरे 3 क्वेश्चन लाए थे, 1 मार्कर्स में देख लो, आएगा इसको कर लेना। लो भाई स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार दो, जल्दी से मार लिए होगे। तो बाय बाय, थैंक यू, टाटा। फिर मिलूंगा किसी अच्छी क्लास में, अच्छा सर, नेक्स्ट चैप्टर की। बाय बाय।